नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नवरात्रि में गरबा विवाद के बीच एनसीपी के अजीत पवार गुट ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत परांजपे ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी को रोकना या प्रताड़ित करना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि कई मुस्लिम त्योहारों में हिंदू शरीक होते हैं और कभी किसी को धर्म की पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एनसीपी नेता ने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सबसे जरूरी है और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार फैसला लेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि गरबा पंडालों में केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलना चाहिए। उनका कहना है कि गरबा देवी को प्रसन्न करने का पूजा का एक रूप है और केवल आस्थावान लोग इसमें हिस्सा लें। अब एनसीपी प्रवक्ता ने इस विचार का विरोध करते हुए कहा कि धार्मिक आधार पर किसी की एंट्री रोकना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि गायक जुबिन गर्ग के शव का गुवाहाटी में एक और पोस्टमार्टम किया जाएगा। यह कदम सोशल मीडिया पर उठी नई मांग और परिवार की सहमति के बाद लिया गया। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान मौत हुई थी, जिसमें डूबने का कारण बताया गया, लेकिन मिर्गी का दौरा पड़ने की संभावना भी है। नया पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एम्स गुवाहाटी के डॉक्टरों की मौजूदगी में होगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए कमरकुची ले जाया जाएगा, जिसमें परिवार और करीबियों की मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम संस्कार आज के सम्मान के साथ होगा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजकों और गर्ग की टीम के कुछ सदस्यों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच सीआईडी कर रही है। इसके अलावा असम सरकार सिंगापुर से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक टीम भी भेजेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशियों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। जिंद जिले के उचाना विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी के देवेंद्र अत्री के खिलाफ याचिका लगाई है। यहाँ देवेंद्र अत्री केवल 32 वोटों से जीते थे। याचिका में कुल पोस्टल वोटों और निरस्त वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। अदालत ने बृजेंद्र सिंह को 23 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया। इसी तरह डबवाली, पलवल, दादरी और सिरसा समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने धन और धार्मिक आधार पर मतदान प्रभावित करने, ईवीएम की गिनती में चूक और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप लगाए हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 14 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बेहद कम अंतर से हारे थे। राहुल गांधी ने भी चुनाव में कथित वोट चोरी की बात कही है। अब सभी की निगाहें हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद ए मिलाद उन नबी के दौरान लगाए गए आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिससे देश भर में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, परभणी, बुरहानपुर और झारखंड समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। उन्नाव में कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पैगंबर से प्यार अपराध नहीं है और एफआईआर असंवैधानिक है। सोशल मीडिया पर #आई लव मोहम्मद अभियान भी शुरू हो गया है, जिसमें लाखों यूजर्स ने समर्थन जताया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सूफी नेता हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ किशोछवी ने पुलिस कार्रवाई को अवैध बताया। वहीं कानपुर पुलिस का कहना है कि एफआईआर बैनर की वजह से नहीं बल्कि उसके बाद हुई तोड़फोड़ से हुई, लेकिन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि हिंदुत्ववादी समूहों ने पहले वोट तोड़ा, फिर मुसलमानों को फंसाया गया। यह घटना उत्तर प्रदेश में रामनवमी और मिलाद उन नबी जैसे त्योहारों के दौरान होने वाले सांप्रदायिक तनाव की याद दिलाती है। आंदोलन में मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहा है। रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी। इस फैसले के बाद सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में और कई देशों से फिलिस्तीन को मान्यता मिलने की उम्मीद है। संभावित देशों में फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, एंडोरा, सैन मैरिनो और माल्टा शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 3/4 से अधिक पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका, इसराइल, इटली और जर्मनी जैसे देशों ने मान्यता नहीं दी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर वैश्विक समर्थन का संकेत देती है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा और इस प्रयास का जवाब
वे अमेरिका से लौटने के बाद देंगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि जो नेता फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं वे आतंकवाद को बड़ा इनाम दे रहे हैं। इस्राएली विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना जिहादी हमास के लिए इनाम के अलावा कुछ नहीं है। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि कोई भी आतंकवादी देश उनकी भूमिका पर थोपना असंभव है और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग अगले महीने राज्य का दौरा कर सकता है, जिससे चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की अटकलें तेज हो गई हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के 131 और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के 111 विधायक हैं। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और निर्दलीय शामिल हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल हैं। चुनावों को लेकर कांग्रेस 24 सितंबर को पटना में राज्य कार्य समिति की बैठक करेगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राज्य के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में वोट चोरी, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने चुनावों से पहले मुफ्त बिजली, 10,000 से अधिक विकास मित्र और 30,000 से अधिक शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन देने जैसी कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महादलित बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नागरिकों को पत्र लिखकर मेड इन इंडिया उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकारों से उद्योग और विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने का भी अनुरोध किया। मोदी ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद खरीदने से भारतीय कारीगर, श्रमिक और उद्योग लाभान्वित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने आज से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों की भी सराहना की और कहा कि ये सुधार किसानों, महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीब और एमएसएमई सहित समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट, बीमा और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुएं अब या तो कर मुक्त होंगी या सबसे कम 5% कर स्लैब में आएंगी। जीएसटी सुधार के तहत 4 स्लैब को समाप्त कर 2 दर संरचना लागू की गई है, 5 और 18%, जिससे नागरिकों को सीधे बचत का लाभ मिलेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए। सारा दिन जितने विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। कर्नाटक में 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक नया जातीय सर्वेक्षण शुरू हो गया है, जिसे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण बताया जा रहा है। इसमें राज्य के लगभग 2 करोड़ घरों और 7 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा और इसके लिए करीब 420 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कांग्रेस सरकार का कहना है कि यह सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाने और आरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इसमें जाति, धर्म, आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। हर घर को यूनिक हाउस होल्ड आईडी और जियो टैगिंग दी जाएगी। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने सर्वेक्षण का विरोध किया है और इसे हिंदू समाज को बांटने वाला कदम बताया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह सर्वेक्षण वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और कांग्रेस को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की साजिश है। कांग्रेस नेताओं ने इसका जवाब देते हुए इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सर्वेक्षण के परिणाम कर्नाटक की राजनीति और सामाजिक ढांचे पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने जाति आधारित रैलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति सूचक चिन्हों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही वाहनों पर जाति से जुड़े स्टिकर हटाने और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र बंद करने का भी आदेश दिया गया है, सिवाय SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों के। अदालत ने ऐसी रैलियों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा था कि यह ताकत का प्रदर्शन और राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ है। इस फैसले से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ ही भाजपा की रणनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टियां चुनावों में जातिगत सम्मेलन करती रही हैं। समाजवादी पार्टी हाल ही में PDA यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक पर जोर दे रही थी और पश्चिमी यूपी में गुर्जर सम्मेलन करा रही थी। अब सवाल है कि क्या यह आदेश सभी पर समान रूप से लागू होगा या राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल होगा।
बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार का यह ताज़ा निर्णय न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी अहम है। यह कदम समाज में जातिगत विभाजन को कम करने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास हो सकता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कई सवाल किए। उन्होंने लिखा कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।